गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारे गैसियस जो फ्यूल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, और कहाँ कहाँ उनके एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट तो कि इनकी परिभाषा ही क्या होती है कि गैसियस फ्यूल्स हम किसे बोलते हैं। गैसियस फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड आइदर नेचुरली, या तो प्रकृति से मिलते हैं, और बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, या तो ये जो हमारे गैसियस फ्यूल्स होते हैं जितने भी हैं हम ऑटोमोबाइल में यूज कर रहे हैं, जैसे सीएनजी, एलपीजी, ठीक है, या तो ये हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं या फिर हम उनको ट्रीट करते हैं सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स को, फिर बनाया जाता है इनको। Among the naturally occurred gaseous fuels, natural fuels and liquefied petroleum gas are most important. ठीक है, नेचुरली ओकर जो गैसियस फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैसेज हैं, लिक्विफाइड यानी जैसे एलपीजीज हैं, वो मोस्टली इनमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दिस गैसेज हैव कैलोरीफिक हाई कैलोरीफिक वैल्यूज। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी सीवी कैलोरीफिक वैल्यू जो है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसियस फ्यूल्स डिटरमाइन द हाई आउटपुट ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। ठीक है, यानी हम कैलोरीफिक वैल्यू और स्पेसिफिक ग्रेविटी से ही हमारे जो गैसियस फ्यूल्स है उनको डिटरमाइन करते हैं कि उनकी हीटिंग जो अप्लायंसेस आउटपुट वैल्यू है वो किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। दैट मीन्स कि हम कैलोरीफिक वैल्यू से ही स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है, कौन सा ज्यादा आउटपुट देता है। ठीक है, तो गैस और फ्यूल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। गैस फ्यूल्स हैव लोअर एनर्जी कंटेंट देन लिक्विड फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो गैसेस के जो फ्यूल्स होते हैं उनका लोअर एनर्जी कंटेंट होता है इन कंपैरिजन टू जो हमारे लिक्विड है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल्स हैं, जितने भी। गैसियस फ्यूल्स आर पोटेंशियली मोर रिजर्व्ड फ्यूल्स एज दे प्रोड्यूस वेरी लो ग्रीन हाउस गैसेज। यानी गैस, आपने ये भी देखा होगा कि जयपुर वगैरह या बड़े शहरों में एलपीजी और सीएनजी का एक नेटवर्क गवर्नमेंट ने बिछाया है। रीजन कि पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल हैं वो काफी पॉल्यूशन करते हैं, तो और काफी ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो जनरेट करते हैं। इसलिए वहाँ पे गैसेज को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, और वो वहाँ पे काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, एंड हेंस एयर क्वालिटी बेनिफिट। हाँ, सीधी सी बात है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज कम जनरेट होंगी तो इन्वायरमेंट जो है वो काफी अच्छा रहेगा। तो गैसेज जो फ्यूल्स हैं वो इन्वायरमेंट को कम हार्म करते हैं, हम ये नहीं कह सकते वो हार्म नहीं करते, बट इन कंपैरिजन टू लिक्विड फ्यूल्स वो कम हार्म करते हैं। ठीक है, बेसिकली गैसियस फ्यूल्स जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। हम जैसे पहले भी कहा हमने कि नेचुरली अवेलेबल होते हैं, या फिर हम उन्हें मैन्युफैक्चर कर लेते हैं फ्यूल गैसेस से, या फिर वो पेट्रोलियम जो आउटपुट होता है उसी के अंदर से गैसेस बना ली जाती है। ये तीन हमारे होते हैं। फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फ्यूल गैसेस। मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल गैसेस आर दोज प्रोड्यूस्ड थ्रू एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, यानी मैन मेड है, इंसान के द्वारा बनाए गए किसी इंडस्ट्री के अंदर, यूजुअली गैसिफिकेशन एट ए लोकेशन नॉन एज गैस वर्क, है ना। मोस्टली जहाँ जहाँ पे इस चीज को कन्वर्ट किया जाता है और बनाया जाता है उस जगह को बोलते हैं गैस वर्क। ठीक है, और इसके एग्जांपल जो है मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल गैसेस के, वो है बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस। ठीक, बायोगैस नॉर्मली हम देखते हैं, हम हमारे गाँव में और आसपास कस्बों में आजकल काफी उनका चलन है कि जो वेस्ट होता है उसको यूज किया जाता है, देन उसमें वाटर और कुछ कंस्टिट्यूएंट्स मिलाए जाते हैं, देन वो हमें एक फ्यूल के तौर पे यानी एक बायोगैस फ्यूल के तौर पे वो हमें मिलते हैं। ठीक है, बायोगैस जो हमने अभी डिस्कस किया, बायोगैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो बेसिकली मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर दोनों को मिक्सअप कर दिया जाए, यानी कि कोई पूछे कि बायोगैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, तो मीथेन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, बेसिकली ये एक प्लांट बना हुआ है। नॉर्मली हम जो देखते हैं बायोगैस प्लांट की, एक साइड से वाटर इनलेट होता है और जो वेस्ट होता है उसको इनलेट करवाते हैं, दूसरा उसके ऊपर एक केसिंग करके रखते हैं, उसको ढक के रखते हैं, जिस कारण जो उसमें जो जैसे कहते हैं ना कि वेस्ट जो है वो डिग्रेड होता है, वो डिग्रेड हो तो ऐसा ना हो कि गैस लीक होकर इन्वायरमेंट में चली जाए, तो उसको ऊपर से केसिंग करके रखते हैं, उसको ढक के रखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो मीथेन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं।
ठीक है। और वो मीथेन जो है वो ऊपर वाले चेंबर में, क्योंकि हाँ गैस जो है वो हल्की होती है, तो ऊपर वाले चेंबर में जाके वो स्टोर होने लग जाती है। ठीक है। और धीरे धीरे करके जो वेस्ट है उसमें से गैस अलग हो जाती है, और वेस्ट अलग हो जाता है। वेस्ट जो है वो हमारा फर्टिलाइजर के तौर पे आउट हो जाता है, और जो गैसेज हैं हम ऊपर वाल लगा के उसको एज एन फ्यूल गैसेज कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल, किचन, कहीं भी यूज कर सकते हैं हम उसको। ठीक है। बायोगैस इज कैन बी यूज एज फ्यूल। हमने जैसे कहा कि बायोगैस को हम फ्यूल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर एनी हीटिंग पर्पज सच एज कुकिंग, है ना। हम पहले ही कह चुका हूँ मैं कि खाना बनाने के लिए भी वो यूज की जा सकती है। गैस इंजन होते हैं, आजकल आप देखेंगे पेट्रोल इंजन को कन्वर्ट करके गैस इंजन में यूज किया जाता है। ठीक है। तो वहां भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और गैस इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, क्योंकि हम इसे इंजन में यूज करें तो जनरेटर्स वगैरह हैं, वहाँ पे इनपुट हो जाएगा बायोगैस और देन आउटपुट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस इज ए रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर ऑपरेशंस दैट यूज द रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कम्बशन इंजन। यानी कोई आईसी इंजन ले लीजिए, आईसी इंजन का इनपुट हो जाएगा हमारा बायोगैस, और देन हम उससे हम क्या बना सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट हमारा कैसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे, हीटिंग के तौर पे, या फिर कोई और भी प्रक्रिया हो सकती है उसको कन्वर्ट करने की। ठीक है। दैट मीन्स हम बायोगैस को वेस्ट से बनाएंगे और देन वेस्ट से एनर्जी बना सकते हैं, और एनर्जी को कन्वर्ट करके किसी भी सच एनर्जी बना सकते हैं और उनको यूज किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोड्यूसर गैस। ये क्या होता है, एक कमर्शियल मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जनरेटेड बाय द पासिंग एयर विद स्टीम ओवर ए बर्निंग कोक और कॉल इन ए फर्नेस यूज्ड एज फ्यूल, आल्सो कॉल्ड एज एयर गैस भी बोलते हैं हम इसको। नॉर्मली कभी टैंकर्स पे लिखा रहता है। तो ये क्या है, ये मिक्सचर है नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। ये कब जनरेट होते हैं, जब हम किसी हवा को किसी स्टीम के ओवर से, ऊपर से, यानी स्टीम को जो जलते हुए कोयले होते हैं उनके ऊपर से जब पास करवाते हैं, तो ये जो हमारी एयर गैस होती है यानी प्रोड्यूसर गैस, वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। बेसिकली इसके जो हम कंपोनेंट्स हैं वो हम बता ही चुके हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ये इसके और इनर्ट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और स्टीम, ये सारी चीजें इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं इनके। ठीक है। और स्मॉल कंपोनेंट्स में आर्गन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो उससे हम प्रोड्यूसर गैसेस बना सकते हैं। यानी कि फर्नेस के अंदर जलते हुए जो कोयले हैं उनके ऊपर से जब हम स्टीम पास करवाते हैं, तो वहां पे हमें नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मदद से हम प्रोड्यूसर गैस को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बेसिकली आजकल आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी सक्सेसफुली ये रन करवा रहे हैं। तो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है नेचुरल गैस का भी, वो भी क्या है, मीथेन है। CH4 जो है वो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट इज ए फ्यूल गैस सब्स्टिट्यूट फॉर गैसोलीन, पेट्रोल और डीजल और एलपीजी। ठीक है। इनका एक सब्स्टिट्यूट है ये, यानी कम ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करता है, कम पोल्यूशन करता है, इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कम होती है, इजीली स्टोर भी किया जा सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। It is more environmentally clean alternative to those fuels and such safer than the fuels in the event of spill. ठीक है। नॉर्मली हम जो यूज कर रहे हैं डीजल, पेट्रोल, उनके कंपैरिजन में ये एनवायरनमेंट को ना के बराबर हार्म करता है, और काफी कहते हैं ना क्लीन फ्यूल है। इट इज मेड बाय द कंप्रेसिंग नेचुरल गैसेस। जो नेचुरल गैस है हमारी, उसको मीथेन को एक्चुअली कंप्रेस करके और टू लेस देन 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है। नॉर्मली जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके ऊपर भी 1% वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करता है ये। यूज इन कार्स एंड लोकोमोटिव। नॉर्मली आप देख रहे हैं आजकल काफी बड़ा नेटवर्क हो गया है सीएनजी का। नेक्स्ट होती है हमारी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली इट इज आल्सो कॉल्ड, जो हम मैंने बोली दिया, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। ठीक है। यानी हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, सिंगल यूज है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस। नॉर्मली जो डीजल, पेट्रोल निकलते हैं क्रूड में, वही उसी के साथ में नेचुरल गैसेस निकलती है, और
नॉर्मली आप देखोगे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और HPCL, ये नॉर्मली इसके डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर हैं क्योंकि इनकी रिफाइनरीज हैं। तो ये वहीं पे क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके पेट्रोल, डीजल, गैसेस, ग्रेस, ये जितने भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां से निकाल के और बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कि द मेन कंपोनेंट, इसके मेन कंपोजिशन जो है एलपीजी की वो क्या होती है। नॉर्मली हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं और नॉर्मली हाइड्रोकार्बन में भी जो गैसेस होती है प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी वहां पे हम मीथेन यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रोपेन और ब्यूटेन यानी C3H8 और C4H10। ठीक है, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि एलपीजी जो है उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कार्बन के 3 और 4 जो हैं C3H8 और C4H10 बेसिकली यूज किए जाते हैं। इट कैन बी इजीली कंडेंस, इसको इजीली कंडेंस किया जा सकता है, यानी इसका टेम्परेचर डाउन किया जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। पैकेज, स्टोर्ड एंड यूटिलाइज, यानी इसको इजीली पैक किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और इजीली यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी यूज किया जा सकता है। विच मेक्स इन एन आइडियल एनर्जी सोर्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन में आप देखोगे एलपीजी जो है वो इंडस्ट्री में भी यूज आ रही है, किचन में भी काम आ रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के व्हीकल्स को भी रन करवाने में काम आ रही है। तो बहुत सारी जो है वो एलपीजी यूज हो रही है। मेनली इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी इज नॉन टॉक्सिक, जहरीली नहीं है, इसीलिए हम इसको किचन वगैरह में भी यूज करते हैं। इट अब्यूज लाइक दैट ऑफ सॉल्वेंट इज हाईली डेंजरस। हाँ, डेंजरस तो है, फ्यूल है तो बर्न कर सकता है। एलपीजी शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन व्हेन एवर पॉसिबल। बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता है। नॉर्मली ये गाइडलाइंस जो है वो इंडियन और भारत गैस और एचपी के जो गैसेज सिलेंडर आते हैं उनके ऊपर लिखी होती है सावधानियां। The main reason for converting LPG is its superb portability and convenience, यानी इसको हम जब कन्वर्ट करके एलपीजी को और इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और साथ में बड़ी कन्वीनियंस है कि इजीली आपके सिलेंडर्स वगैरह को देखोगे, आजकल तो सिलेंडर भी चेंज हो गए हैं। नॉर्मली पहले तो हम ये मेटेलिक सिलेंडर यूज करते थे, आजकल तो ट्रांसपेरेंट सिलेंडर आ गए हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो वो बड़े कन्वीनियंट है और पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह भी इजीली चले जाते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन रिमोट प्लेसेस, हाँ इजीली किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में या फिर ऐसे क्षेत्र में आप इनको इजीली ट्रांसपोर्ट करवा के ले जा सकते हो और वहाँ पे जो हमारी फ्यूल की डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। जहाँ पे ऑर्डिनरी गैस सप्लायर्स आर अनअवेलेबल, जो नॉर्मली जो सीएनजी सप्लायर हैं वो नहीं होते, वहाँ भी एलपीजी सप्लाई इजीली हो जाती है। द टू बिग डिसएडवांटेज ऑफ एलपीजी आर सेफ्टी एंड कॉस्ट, है ना। तो नॉर्मली एलपीजी में कई बार आग पकड़ने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और कॉस्ट काफी महंगी है ये सीएनजी और एलएनजी के मुकाबले। अब आता है कि कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं, और कैलोरी बेसिकली जो एक्चुअली हम जितने भी हमारे फ्यूल्स होते हैं उनको हम क्या कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से उनको स्पेसिफाई करते हैं कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा, यानी कम अमाउंट में वो ज्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट करता है। जैसे कि हम कहते हैं हमारी बॉडी में भी कि हम जब रनिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी बर्न होती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई करती है हमारी कितने कैलोरीज बर्न हुए। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, एक एनर्जी को स्पेसिफाई करने की यूनिट है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कम्प्लीटली, यानी यूनिट मास मतलब 1 kg। 1 kg जैसे हम अगर मान लीजिए केजी में ले रहे हैं तो 1 kg, ठीक है, 1 kg कोई फ्यूल है उसको बर्न कर कम्प्लीटली बर्न करवाने के बाद जो हमें एनर्जी मिली, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हुई उसमें से निकली, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। मैंने कहा ना, जैसे इससे हमें क्या पता लगता है कि कितना आउटपुट आया और कितना हमने इनपुट दिया। अगर आउटपुट अपॉन इनपुट तो हम एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है, वुड हैज कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ 70 किलो जूल पर ग्राम, यानी जो हमारे पास वुड होती है नॉर्मली उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सीवी जो होती है वो 17 किलो जूल पर ग्राम होती है। एक ग्राम में 17 किलो जूल वो एनर्जी लिबरेट करती है। द अमाउंट ऑफ हीट कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग यूनिट। कुछ यूनिट्स होती है, जैसे हम हीट जो होती है अमाउंट ऑफ हीट उसको मेजर करने के लिए हम कैलोरी यूज कर लेते हैं, किलो कैलोरी यूज कर लेते हैं, या फिर बीटीयू यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट यूज कर लेते हैं,
या सेंटीग्रेड हीट यूनिट यानी CHU भी यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे हमारे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारी हीट जो लिबरेट होती है उसको भी मेजर करने के लिए कैलोरीज, किलो कैलोरीज, BTU और CHU, हम ये कुछ यूनिट यूज करते हैं। इसमें कैलोरीफिक वैल्यू में दो तरह की होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यूज, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे आ गया है टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज, बेसिकली दो तरह की होती है, हाई और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज और लो और नेट कैलोरीफिक वैल्यूज। हाई कैलोरीफिक वैल्यू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। कैलोरीफिक वैल्यू की जो परिभाषा थी सेम यहाँ पे परिभाषा यूज की गई है, द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर कूल्ड टू ए रूम टेम्परेचर, यानी जो कंबशन होने के बाद जो हमारे फ्यूल्स हैं उनको आप रूम टेम्परेचर तक आते आते जो उससे रिलीज हुई है, बेसिकली इसके अंदर जो हमारे वाटर वेपर्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो व्हेन ए फ्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन इज बर्न द हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू स्टीम, यानी कि जो हमने यूज किया है फ्यूल उसके अंदर अगर हाइड्रोजन था तो वो बर्न हुआ है और बर्न होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है उसमें भी एनर्जी लगी है, अगर उस एनर्जी को हम इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यूज के अंदर हम ऐड नहीं करते हैं, अगर उसको कर लेते हैं यानी जो फेज चेंज हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन की और स्टीम टू, तो अगर उसको कर लेते हैं तो फिर वो लोअर कैलोरीफिक वैल्यूज में आ जाएगा। इफ द कंबशन प्रोडक्ट आर कूल्ड टू रूम टेम्परेचर द स्टीम गेट्स कंडेंस, यानी कि हमने इसको हाई कैलोरीफिक वैल्यू को, यानी हमने किसी भी फ्यूल को जलाया, जलाने के बाद जब हम चलाते रहे तब तक तो वो क्या होता रहा, कन्वर्ट होकर स्टीम में कन्वर्ट होता रहा, परंतु जब वो धीरे धीरे जो आग है वो धीरे धीरे डाउन पड़ेगी तो धीरे धीरे वो क्या होने लग जाएगा, कंडेंस होने लग जाएगा। यानी जो स्टीम है, जो हीट मिल रही थी स्टीम को, जब तक तो वो स्टीम रहेगी, बट जब रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो वो स्टीम वापस कंडेंस होकर लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगी। उस समय वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगी उसको भी हम इसके साथ यूज कर लेते हैं। तो उस समय जो कंडेंसेशन हो रहा है स्टीम का वाटर के तौर पे, तो वहां पे लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है, उस लेटेंट हीट को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो हम इसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई। यानी बर्न करने पे जो हमारे उसके अंदर जो कुछ वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टीम में, बट जब हम हमारा जो फ्यूल है वो जल्दी जल्दी जब लास्ट में जब वो रूम टेम्परेचर पे आता है तो उस समय क्या हो जाता है उसका कि वो स्टीम जो है वापस कंडेंस होके वाटर बनने लग जाती है। तो उस समय जो लेटेंट हीट काम आई है उसको भी अगर हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं तो हम इसको कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हायर कैलोरीफिक वैल्यू। जितने भी अच्छे फ्यूल्स होते हैं वो कौन सी वैल्यूज शो करते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यूज शो करते हैं। ठीक है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यूज जो है वो द नेट हीट प्रोड्यूस व्हेन यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न, वही सेम डेफिनेशन जो कैलोरीफिक वैल्यू की लोअर के लिए और हायर के लिए सेम है, बट यहाँ पे सेम वही फर्क आ गया। नॉर्मली देखो नीचे, नॉर्मल अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस वाटर वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग कम्बशन आर नॉट कंडेंस्ड एंड एस्केप सच एज अलोंग विद द हॉट गैसेस, यानी जो कम्बशन पे वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो कंडेंस नहीं होते और वो एस्केप भी नहीं होते, उसमें से बाहर भी नहीं जाते हैं। ठीक है, हॉट गैसेस के साथ उसमें हमने क्या किया था, उनको इंक्लूड किया था, उनमें जो एनर्जी लेटेंट हीट जो यूज हो रही थी वो हायर कैलोरीफिक वैल्यूज में कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड किया जाता है, बट लोअर कैलोरीफिक वैल्यूज में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। हेंस लेसर अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल विच इज कॉल्ड लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ये सीधी सी बात है, वो लेटेंट हीट इसके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कम शो होगी और कम होती ही है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑलवेज जो है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू से हमेशा ज्यादा ही होती है, क्योंकि उसके अंदर हम लेटेंट हीट को इंक्लूड कर लेते हैं। थैंक यू।